नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यक्रम करती रही है, लेकिन बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम और कार्यक्रम में नेताओं का जमावड़ा इस कार्यक्रम के सामने और इसके पीछे के उद्देश्य को लेकर सवाल पूछने को मजबूर करता है। पार्टी का ओबीसी चेहरा, सालों तक सत्ता के केंद्र में रहने वाले और फिलहाल केंद्रीय मंत्री शिवराज को बुलाया गया, जिन्हें प्रभार तो झारखंड का दिया गया है, लेकिन उनसे मेहनत बिहार का राज बचाए रखने के लिए करवाया जा रहा। बिहार बीजेपी के तमाम नेता शहीद का महिमा मंडन करते हुए आगे और बड़े कार्यक्रम का वादा करते हैं। वैसे तो शहीद के सम्मान में जितना किया जाए कम है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब मंच पर बैनर कुछ और हो, मंच पर मौजूद नेता कहते कुछ और हों और मंच से दिया जाने वाला संदेश कुछ और ही इशारा करता हो। तो साफ लगता है कि कोशिश समुदाय विशेष को साथ बनाए रखने के लिए हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी को 14 के मुकाबले 19 में पिछड़ों का साथ जितनी मजबूती से मिला था, 24 में वो कड़ी कमजोर हुई और परिणाम बीजेपी के आंकड़ों में झलका। ऐसे में क्या एक कार्यक्रम रही सही कसर पूरी करने को काफी होगा? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस की ओर से गोपाल कृष्ण जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो प्रेम रंजन जी, सवाल आपसे ही कि संकेत जो गया इस कार्यक्रम से, जिसमें शहादत रामफल मंडल की महिमा मंडन का था, कार्यक्रम उस उद्देश्य के साथ था, लेकिन पर्दे के पीछे और नेताओं के शब्द कुछ और ही उद्देश्य पूर्ति की ओर इशारा करते दिखे थे। देखिए, सबसे पहले तो रामफल मंडल जी सीतामढ़ी से आने वाले एक शहीद व्यक्ति थे जो गुमनामी में थे। बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी के आह्वान करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ तिरंगे लेकर करके वो फहराने के लिए निकल गए थे। अंग्रेज के अधिकारियों ने उन्हें रोकने का काम किया। फरसे से 4 अधिकारियों को उन्होंने हत्या किया और उसके बदले में जो है से उनको फांसी की सजा दी गई। तो ऐसे रामफल मंडल जिनका बड़ा योगदान था, वो दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग से आते थे, लेकिन कभी आज तक जो है से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला। और मैं केवल रामफल मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे गुमनामी की अंधेरों में रहने वाले जो शहीद हैं, देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिनको कभी आज तक जो है मुख्य धारा में आने नहीं दिया गया, उनकी नामों को कभी जो है प्रदर्शित नहीं होने दिया गया, या उनकी महिमा मंडन जो सरकारें बैठती थी वो नहीं करने दिया गया। लेकिन आपको याद होगा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों के पहले जब 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे थे और उस 75 वर्ष के पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसे गुमनाम शहीदों का, जिनका योगदान इस देश के लिए रहा है, इस राष्ट्र के लिए रहा है, आज़ादी में रहा है, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ने समाप्त कर दिया, उन्होंने जो ऐसे आहुति दे दिया, हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, उनका एक ही मात्र ध्येय था देश को आजाद कराना। वैसे लोगों के नामों को आगे लाना, उनको सम्मान और उनके परिवार को उचित जो है से दर्जा दिलाना। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है और हम व्यक्तिगत रूप से भी और हमारा संस्थान भी इसकी सराहना करता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं ना, सवाल तो हम तब पूछने को मजबूर हो जाते हैं ना, जब इसके पीछे का उद्देश्य सत्ता में बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए दिखता है तो। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप शहीदों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। नहीं, शहीदों की अगर जो है से हम शहादत दिवस को मनाते हैं या वो ऐसे गुमनाम व्यक्तियों को अगर जो है से हम पर्दे पर लाने का काम करते हैं, उनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए उस देने का काम करते हैं, तो विपक्ष के लोग तो सियासत करेंगे। उनको तो सत्ता चाहिए, उनको तो देश से मतलब है रहा नहीं है। केवल जो है से एक परिवार के व्यक्ति को कैसे सत्ता पर स्थापित रखना है, बस उतना ही तक उनको काम है। देश से जो है से मतलब नहीं कि देश में कौन कौन लोगों का क्या क्या योगदान इस देश के अंदर में रहा है। आपको पता होगा कि सरदार पटेल, जब कांग्रेस की सरकार होती थी आजादी के बाद, उस समय जो है से देश की आजादी के लिए कांग्रेस केवल ही जो है से संगठन बनाया गया था
और देश की आजादी का जब बिगुल बज गया और ये तय हो गया कि देश अब आजाद हो जाएगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, तो 15 राज्यों में से 13 राज्यों का समर्थन सरदार पटेल को मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो है से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। क्या कारण था? नहीं, कारण क्या था? इसलिए तो मैं नहीं गए, आरएसएस को बैन कर दिया। बताइए ना, कारण क्या था कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? इसलिए जो है गांधी जी दबाव में आकर के सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा और गांधी जी को अब मामला सियासी हो गया है। उन्होंने जो है सम्मान में ठीक है वापस लेने का काम। ठीक है प्रेम रंजन जी, हम आपके पास लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका देश के लिए योगदान था आजादी की लड़ाई में, ऐसे व्यक्तियों को गुमनाम रखा गया, उनके परिवार के लोगों को कभी सत्ता में या सरकार में कभी आने नहीं दिया गया। क्या एक ही परिवार देश की आजादी में बैन कर दिया? एक ही व्यक्ति देश की आजादी में था, ये बता दीजिए। आरएसएस को बैन कर दिया। अरे बैन किए जो ऐसे, ठीक है, उन्होंने कहा सरदार आरएसएस का व्यवहार देश के हित में नहीं है। पहले सुन तो लीजिए, बैन किए थे, वो कांग्रेस में ही थे, सरदार पटेल ने कहा नहीं रहे वो कि देश की आजादी के लिए और देश की के लिए एक स्वयंसेवी संगठन बगैर किसी इच्छा को, बगैर किसी इच्छा को व्यक्त किए हुए केवल देश के चलिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा उस विषय पर लेकर आते हैं। राष्ट्रीय चलिए, बिल्कुल नहीं नहीं, एक सेकंड गोपाल जी आपके लिए सवाल है मेरे पास, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे। प्रेम रंजन जी, ठीक है, शहीदों के महिमा मंडन तक तो ठीक था, लेकिन अब जब बात सियासत की आ गई है तो हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, उनसे भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी, और उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के नाम का महिमा मंडन करते हुए एक समूह को लक्षित करके नेताओं ने मंच से अपने भाषण दिए। गोपाल जी, किस तरह से देखा जाए? सबसे बड़ी बात मैं दीपक भाई आपको एक लाइन में बता देता हूं कि ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है अभी, ये 10 साल से तो सिर्फ सावरकर का ही फोटो सामने ला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सावरकर का। 10 साल से स्वर्गीय और शहीद राम प्रसाद मंडल का नाम भी सामने नहीं आया होगा, या ऐसा जुब्बा साहनी भी जीवित थे, जुब्बा साहनी का भी नाम कभी सामने नहीं आया। इन लोगों को जब उत्तर प्रदेश में हार हुई और बहुत करारी हार हुई, अयोध्या में हार हुई, तो इस तरह के ये लोग प्रपंच पे आए हैं, चुनावी प्रपंच पे। बिहार में अगले साल चुनाव होना, उनका बहुत बड़ा योगदान था ओबीसी एससी एसटी का लोगों का। हम तो लड़ ही रहे हैं उनके लिए, हम तो उनके साथ खड़े हैं। हमने मनरेगा लाया, कितना फंड काट दिया उनके लिए। उनके बच्चे एससी एसटी के बच्चे सही जाते थे सैनिक में, आज उनका मनोबल तोड़ दिया गया अग्निवीर लाकर। क्या बोलेंगे ये लोग? ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का कर्ज माफ करते हैं, करोड़ों करोड़। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि व्यापारी, गुजराती व्यापारी, सभी का नहीं, कर्ज माफ करते हैं, लेकिन यही किसानों के आगे कील लगाते हैं सड़क पर। ये फोटो पूरी भारत में अगले 1000 साल तक लिखा जाएगा। ये फोटो इन लोगों ने जो करवाया है, पूरे भारत के आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है कि जो बैटल फील्ड में शहीद हो रहा है, जो बैटल फील्ड में शहीद हो रहा है, वो शहीद नहीं है। ये क्या है? ये मानवता। 19 साल का अमृतपाल जिसके देह से गोली आर पार हो गया, आप बोले कि शहीद नहीं है, ये अग्निवीर है। ये तो खिलवाड़ है ना भारत की आत्मा के साथ, भारत के सैनिकों के साथ, जिसमें ज्यादातर दलित के बच्चे रहते हैं। व्यापारी के बच्चे कंपेयर तुलनात्मक कम होंगे। नहीं, हम सियासत में बात कर लेते हैं ना। दलित हितैषी होने का दावा सब दल करते हैं, उनके लिए किया क्या है? क्या किया है? हमने मनरेगा लाया, हमने सरकारी स्कूल को बढ़ावा दिया, हमने सरकारी अस्पताल को बढ़ावा दिया। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, वो तो भाई प्राइवेट में जाता ही है, हम ही लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और दलित में भी गरीब पैसे वाले लोग हैं वो जाते हैं, पर उनके लिए तो सरकारी अस्पताल ही है ना। क्या किया इन लोगों ने? मनरेगा का क्या किया? आप बताइए ना। किसी तरह से फंड कट कर दो, ये कर दो, दलित को हर संस्थान की। इस पर हम जवाब जरूर लेंगे एक लाइन और बोल देता हूं भाई, एक लाइन। बड़े बड़े इंजीनियरिंग के जो संस्थान थे, मेडिकल के संस्थान थे, उसकी फीस हम लोगों ने बहुत कम रखी कि जो लोग वहां आ जाएंगे, चाहे किसी वर्ग के हों, उनको फायदा होगा। आज मोदी सरकार आई और जब माननीय स्मृति जी शिक्षा मंत्री थी, IIT ऐसे संस्थान की फीस को 5 गुना बढ़ा दिया। ये शिक्षा को इनकरेज करना है, गरीबों को इनकरेज करना है। आप तो अच्छे भले लड़कों को भी आप कर्ज के, बैंक के लोन के दलदल में डाल रहे हैं। तो इस तरह का व्यवहार। ठीक है, हम आरजू जी से भी जान लेते हैं कि पिछड़े दलितों के हितैषी होने का दावा उनकी पार्टी भी करती है, तो ये कार्यक्रम जो है बीजेपी ने व्यापक स्तर पर आयोजित किया है, और
इसे विपक्ष ही इस तरह से देख रहा है कि वो पिछड़े समूह जो दूर हो गए हैं 24 के चुनाव में उन्हें साथ लाने की कवायद है, लेकिन क्या ये कवायद कामयाब होती दिख रही है? आरजू जी, क्या लगता है? यही सच है कि 2024 के इलेक्शन में जो ये औंधे मुंह गिरे, इनकी 63 सीटें जो कम हुई, तब फिर इनको रामफल मंडल जी की याद आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत कसीदे पढ़ रहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन ये क्या बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हर साल गोली क्यों मारते हैं, जिनके विचारधारा पे ये चलते हैं आरएसएस वाले? आज इनको रामफल मंडल जी की क्यों याद आ गई? इसलिए याद आ गई, ये मेरे पास एविडेंस है, आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड का, और इसमें साफ लिखा है द ऑल द वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर आर नॉट अप्लीकेबल। इन्होंने ये 7 अगस्त को ये संसद के पटल पे रखा था। और जो किस चीज के लिए विज्ञापन है आप समझ रहे हैं? नहीं, आप जो बता रहे हैं किस चीज के लिए वो विज्ञापन है, आप बताएंगे एक बार फिर से? ये है आपको एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट बोर्ड का है। ये किस चीज के लिए? ये एग्रीकल्चर में जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजिंग नंबर 3 2023। किस चीज के लिए? किस ये उसी लिए कि कोई भी अगर पोस्ट के लिए नहीं, कोई भी कैसे भर सकता? कोई पोस्ट होगा ना, कृषि में जो भी पोस्ट आते हैं, साइंटिस्ट के लिए वो है, जी साइंटिस्ट के लिए है, तो आप आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं भाई? आरक्षण अनुसंधान चाहते हैं आप? आरक्षण आप क्यों खत्म कर रहे हैं? खत्म कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो योग्यता वाला पद है, उसमें आप योग्यता वाले लोगों को ही देंगे ना, जो योग्य होंगे वो जाएंगे। आप उनके लिए स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट बने। जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप उनके लिए चरवाहा विद्यालय बनाकर रखेंगे और बनाएंगे साइंटिस्ट। मैं बताता हूं, आज अगर नीट का आज अगर जिसके पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ और से 20 करोड़ रुपए है, तो 2 तरह के नीट में क्वालिफिकेशन है, वो अपना जाके करवा सकता है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता ये बात? इस पर आप सियासत कर रहे हैं। आपके समय में ये नहीं होता था। आपके समय में नहीं नहीं, बेवजह की बातें नहीं उठाइए ना। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जिनके हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए आप कर क्या रहे हैं? दीपक जी बात सुनिए। तर्कहीन बातें क्यों सुनेंगे? नहीं, क्यों तर्कहीन बात सुनेंगे? आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। कोई मुद्दे का सम्मान कीजिए ना। थोड़ा सा चुप रहे आप गोपाल जी, थोड़ा सा चुप। आरजू जी, मुद्दे का सम्मान कीजिए ना, आप मुद्दे पर बात कीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। जिसके पास 1.5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए हो, वो नीट क्वालिफाइड कर सकता है किसी भी तो उसमें भी आरक्षण चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अगर आरक्षण से आदमी आता है तो आप कहते हैं कि ये पेट में कैंची छोड़ देगा, और जो पैसे के आधार पे आता है वो बताइए क्या क्या करेगा? वो मानवीय भूल है, वो कोई भी कर सकता है। इसमें आरक्षित होना और आरक्षित नहीं होना कुछ भी नहीं है। मुझे जवाब नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है ना कि रिजर्वेशन वाला आकर कैंची छोड़ेगा। वो मानवीय भूल को आप रिजर्वेशन से गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। दीपक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें 24 के चुनाव में जो ये मुंह की खाए हैं, जो इनके आंकड़े गिरे हैं, जो इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं, उसके बाद इन्हें पिछड़े दलितों की याद आ रही है। वही तो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए ना कि आपके साथ वो क्यों जाएं? आपके साथ क्यों जाए? हमने वो मनरेगा, हमने राज्यसभा, लोकसभा, हर सदन में मैंने इनको भेजा है, जमीन से उठा के। तो ये बोलिए, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको भेजा है। ये बोलिए, हमेशा से गरीब वंचित शोषितों की पार्टी रही है राष्ट्रीय जनता ये दल। बोलिए। और मैं बता दूं इनका प्यार क्यों जगा है रामफल मंडल जी के लिए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आए थे और उसमें रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। 72 मिनट में लेटरल एंट्री को इन्होंने वापस लिया। यूपीएससी में ओम बिरला की बेटी को जिस तरह से आईएएस इन लोगों ने बना दिया, अपने वर्करों को इसी तरह प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेटरल एंट्री से लाने वाले लोगों को पहुंचा देते हैं। संवैधानिक तरीके से ना। वो राज्यसभा में थे। और सुनिए, 2014 के बाद ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ये बताएं, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमरंजन जी आप सुन लीजिए, उसके बाद जी, जो देश में जो स्टूडेंट को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो खत्म क्यों कर दिया? ये सब पाप धुलने के लिए ये सब कर रहे हैं। चलिए, ये अब बात गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन ये अब आरजू जी, ये अब आपने सही बात की, जिस पर जवाब हम प्रेमरंजन जी से लेंगे। बिल्कुल प्रेमरंजन जी, आपसे जवाब लेंगे, थोड़ा वक्त की बाध्यता है। गंभीर आरोप आरजेडी और कांग्रेस की ओर से लगे हैं बीजेपी पर कि 24 के चुनाव में जो मुंह की खानी पड़ी है, आंकड़े जो धराशायी हुए हैं, मंसूबे जो पूरे नहीं हुए हैं, उसके कारण अब ये स्वाभाविक है कि प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है। प्रेमरंजन पटेल जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 24 में जो स्थिति हुई है पार्टी की, उसके बाद ये स्वाभाविक है कि प्रेम उमड़ेगा, क्या कहेंगे? दीपक जी, आरक्षण की बात ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के भी मित्र कर रहे हैं, आरजेडी के भी मित्र कर रहे हैं। जरा ये बता दे
कि आज़ादी के बाद 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान उसमें किया गया था। उसको नकार दिया गया, उसको दबा के रखा गया, उसको लागू नहीं किया गया। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, बीपी मंडल जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस की सरकार ने दबा के रखा, लागू नहीं होने दिया। लागू कब हुआ? जब बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी और उसमें भारतीय जनता पार्टी 89 सांसदों के साथ उसमें साथ थी, तब जाकर के बीपी मंडल का। ये आरजेडी के लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर बनाया गया, लेकिन उसका संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। आप जरा बता दीजिए कि बिहार के अंदर में अरे एससी एसटी को लेटरल एंट्री को क्यों आरक्षण है? आप बताइए, जरा बता दीजिए। आरक्षण है, कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर कुछ संशोधन करना होगा तो संशोधन के आधार पर जो है हमने लिए हैं फैसले, बताइए ना, उसमें कौन सा 72 मिनट मैं कह रहा हूं, अगर कोई को वापस क्यों लिए? हमसे होती है तो हम सुधार करते हैं। आपने हमसे अगर कोई 72 गलत किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने 75 दिनों में 4 बिल वापस लिया है। पंचायती राज 4 बिल आपने वापस 15 वर्षों तक शासन बिहार के अंदर में किया। बताइए ना, पंचायती राज में बड़ी संख्या में लोग ऐसे राजनीतिक महत्व जिनको मिलता वो आपने नहीं किया। और जब हमारी एनडीए की सरकार बनी चुने तो हुए 20 सांसद ने बोला अति कि पिछड़े वर्गों 400 को सीट आएगी हमने तो पंचायती संविधान राज में प्राइवेटाइजेशन किया, आरक्षण का केवल बात छोड़ अरे देश और आप देते नहीं है, देश के संस्थाओं को बेच दिया। हम लोग करते हैं। संविधान आपके समय में संविधान को समाप्त आपने किया है। संविधान कभी इंदिरा इंडिया इंदिरा अगर भारत के संविधान को धत्ता बताने का काम और जिसने इमरजेंसी लागू करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और पिछड़ों की बात कोई नहीं कर रहा है। आज भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है, भारत तेजी से विकास कर रहा है। आज जो आर्थिक भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी तीसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम रंजन जी एक सेकंड, गोपाल जी एक सेकंड, प्रेम रंजन जी कि अब कुछ मेरे पास नहीं है कोई बोलने के लिए। एक सेकंड गोपाल जी, इस प्रकार की गोपाल जी एक सेकंड, प्रेम रंजन जी तीसरे अर्थव्यवस्था वैश्विक भारत को आप ले जा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो पिछड़े कहीं छूट तो नहीं रहे हैं? कोई नहीं छूटने वाला है दीपक जी। आज जितना गोपाल जी एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप बारी बारी से हम लेंगे ना। बिल्कुल आपसे बेहतर हुई है, ये अपने आप में है कि हम 80 करोड़ लोगों को भर्ती करने के लिए मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर। चलिए प्रेम रंजन जी ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। आज जो है सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ आपका पूरा समय देंगे गोपाल जी, पूरा समय देंगे आपको। वहां पहुंचाने का काम हम किए। 4 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम और आगे आने वाले 5 वर्षों के अंदर में 3 करोड़ का लक्ष्य हमने निर्धारित करने का काम किया है। तो सदस्यता में पता चल जाएगा बनाने का ठीक है गोपाल जी। अब एक सारे विकास के आयाम हम जब पूरे कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कितने काम हो जाएंगे, जनता संतुष्ट काम। चलिए गोपाल जी की एक जवाब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रेम रंजन जी ठीक है, ठीक है प्रेम रंजन जी समाप्त हो रही है, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप। चलिए राजनीति आप समाप्त कर रहे हैं, नहीं ठीक है प्रेम रंजन जी। गोपाल जी आप कह रहे हैं कि उनके सांसद कह रहे थे संविधान बदलने के लिए, वो कहते हैं राजीव गांधी कहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए, वो झूठ नहीं था। आप उनकी सारी बातों को झूठ कहेंगे, संसद में कहा जा रहा है कैसा, और आप जो कह रहे हैं वो एजेंडा नहीं है। हर जिले में नवोदय विद्यालय बनवाया, दलितों को, पिछड़ों, अमीर सभी का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। आपने कितने स्कूल बनवाए? एक स्कूल आपने नवोदय में फीस लगा दिया, नाम बदल दिया पीएम श्री। क्या जरूरत है भाई आपको? क्योंकि हमने जब बनाया नहीं है तो नाम बदल देंगे। कितना साक्षरता दर था आप नहीं किए हैं, आप नहीं किए हैं। 2014 का आंकड़ा देख लीजिए। अरे भाई ये पता कर लीजिए, बिहार में एक फैक्ट्री बन गया, बिहार में चीनी मिल खुल गया, बिहार में खुल गया। कितना विकास हुआ? बिहार कोई छूता है क्या? बिहार अछूता है क्या? क्या था 2005 से पहले बिहार खोले हैं आप? सड़कें नहीं, 2005 नहीं था कोई। आप 20 साल से है ना, 20 साल से आप हैं।
क्या हुआ? चलिए ठीक है गोपाल जी, ठीक है गोपाल जी, आप कह रहे हैं सारी बातें उनकी झूठ है, जनता फैसला कर लेगी ना। सब जुमला दिया ठीक गया। है। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। चलिए ठीक है प्रेम रंजन जी, नहीं, ठीक है गोपाल जी, हो गया। 100 दिन में काला धन, सब जुमला। चलिए ठीक है, जीरो। आरजू जी आप क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ से चोली दामन का साथ। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश की सारी संपत्तियां बेच दी हैं। और संपत्ति कौन बेचता है? जो भारत मां का नालायक सपूत होता है ना, वो देश की संपत्ति बेचता है। आप संपत्ति किसकी बनाई हुई बेच रहे थे? क्या बिक गया? LIC क्या नहीं बिका? LIC बिक गया? क्या नहीं बिका? क्या गोपाल जी कुछ भी रेल बोल बिक देते गया, हैं सेल बैठे बिक गया, बैठे। भेल बिक गया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कंपनियां देश की पैसा लगवा रहे हो क्या? उसके स्टॉक्स देखिए कहां जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हैं। LIC पर केस कीजिए, आप दिखाइएगा, हिडनबर्ग पर केस कीजिए। आप LIC बोल रहे नहीं भाई, हैं, हम नहीं बोल आप रहे हैं। अब भी बोल रहे हैं LIC, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। चलिए आरजू जी से जान लेते हैं, वो बेचने की बात कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, समय का ध्यान रखा जाए। प्रेम रंजन जी ठीक है, समय का ध्यान रखा जाए। आरजू जी विदेशों की बात, अगर ये ऐसे ही शोर शराबा चलिए मचाएंगे ठीक तो है प्रेम रंजन जी, ठीक है प्रेम रंजन जी, गोपाल जी ठीक है ना, जो विदेशी एक प्रेम रंजन जी, नहीं हम वहां नहीं जाते हैं ना, प्रेम रंजन जी हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं, नहीं नहीं प्रेम रंजन जी हम वहां नहीं जा रहे हैं, विदेशों की बात करने वाला देश को प्रेम रंजन जी हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं। आरजू जी, दीपक जी, ये दोनों प्रवक्ता भाइयों को चुप कराइए, शांत कराइए, तो मैं अपनी बात को देख लीजिए आवेश देखिए इनका। ठीक है प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, गोपाल जी, आरजू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अगर आप दोनों लोग अपनी बातों को रखेंगे जल्दी तो से, शो बहुत अच्छा से जाएगा। मैं सिर्फ इस सवालों का जवाब रख लेना चाहता हूं कि अगर आप आरक्षण के हितैषी हैं तो लेटरल एंट्री के तहत 72 मिनट में अपने आप को क्यों पीछे आप खींच लिए? आप ये बताइए, वह 75 दिनों में जब से जब से सरकार बनी है 2024 की, उसके बाद ने आपने 4 चीजें वापस ले ली हैं। इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं होती है? और ये बताइएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्यों खत्म किया गया? 2014 के बाद जो छात्रवृत्ति मिलती थी देश के विद्यार्थियों को, वो आपने क्यों खत्म किया? आप एग्रीकल्चर, जो मैं बता रहा था साइंटिस्ट वाली रिक्वायरमेंट बोर्ड पे, आप आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? और अगर आप ये हवाला देते हैं कि साइंटिस्ट की भर्ती है उसमें आरक्षण से क्यों होगा, तो ये बताइए कि जब नीट में 1.5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए आदमी दे के कहीं भी पैसे वाला आदमी अपना एडमिशन पा सकता है, तो कम से कम आरक्षण वाला तो पढ़ के आता है। ये इतनी बड़ी चीजें हैं। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट नहीं है, कि देश के 15% लोगों का 40% चीजों पे कब्जा है और मात्र 3% जो पिछड़े दलित और आदिवासी लोग हैं उनका 50% सिर्फ 3% चीजों पे कब्जा है। चलिए तो ये वो फैसला लेंगे जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और नहीं होने पर गोपाल जी वक्त नहीं है। ठीक है आरजू जी बोलिए एक लाइन। दुर्भाग्य क्या है कि टॉप 100 जजेस एंड टॉप 75 वो आपके समय भी हुआ करते थे ना गोपाल जी, टॉप 5 वाइस चांसलर, वो आपके समय भी हुआ करते थे ना, आपके समय भी हुआ करते थे ना, वो सरकार भर्ती करती है। पर लंबे समय चलिए 50 से गोपाल जी 55 वर्षों तक आप लोग अपने गिरेमान में भी देखें, प्रेम रंजन जी आप भी आपने देखें, इस काम को करके जिसकी आप जितनी भारतीय आबादी है जनता उसकी पार्टी उतनी वाले भागीदारी है। कम से कम लॉबी मुख्य धारा से जो पिछड़ रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए, और अगर ये कोशिश नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी झूठी तो चुनावी आंकड़ों में इसी तरह का उलटफेर देखने को मिलेगा। चलिए आप इस प्रकार के आरोप लगाना आपका जो है सब सुन रहे हैं वो जिनके लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रंजन जी, गोपाल कृष्ण जी और आरजू खान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिसके हितैषी होने का दावा कर रहे हैं उनकी संख्या बल पर्याप्त है और वो सुन रहे हैं, सुन के वो आंकेंगे, मंथन करेंगे और विचार करेंगे, और अगर फिर भरोसे लायक पाएंगे तो आंकड़े उसका असर दिखाएंगे। चुनाव नजदीक है, देखते हैं किसके हित में आंकड़े जाते हैं और किसके साथ ये वोट बैंक जाता है जो जिताऊ वोट बैंक की गारंटी बनता है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।